जय हिंद दोस्तों। पूरे भारत में चुनाव का माहौल है। लोग अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। विपक्षी और सत्ता दल अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। तो हम देखेंगे आज चुनाव अर्थात निर्वाचन क्या है। ठीक है, चुनाव और निर्वाचन 2024 का निर्वाचन भी देखेंगे कि 2024 का चुनाव क्या है। 2024 का चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो गया है और 1 जून तक चलेगा। टोटल 7 चरणों में चुनाव होगा। ठीक है दोस्तों, टोटल 7 चरणों में चुनाव होगा और 19 अप्रैल से चल रहा है चुनाव और आने वाले 1 जून तक चलेगा और 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आएगा लोकसभा चुनाव के। तो देखिए लोकसभा चुनाव क्या है। इससे पहले देख लेंगे कि निर्वाचन का प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है, निर्वाचन का आवाज कहाँ उठाया गया है संविधान में। तो निर्वाचन संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक जिक्र किया गया है कि संविधान में चुनाव का जिक्र किया गया है संविधान में भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 में भाग 15 के। ठीक है, तो देखिए मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यकाल कितनी होती है? 6 साल की होती है या 65 वर्ष की आयु की होती है? कितना? 6 साल या 65 वर्ष की आयु। 6 साल मान लीजिए कि आज वो ज्वाइनिंग लिया, आज वो कार्यभार संभाला अपना और विगत 6 साल से पहले अगर वो 65 वर्ष की हो जाती है तो उससे पहले उसकी रिजाइनेशन हो जाएगा। ठीक है, उसको त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। अगर 5 साल बाद भी वो 65 साल का नहीं हुआ तो 5 साल बाद उसका क्या हो जाएगा? रिजाइनेशन होगा। अगर 5 साल से पहले उसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो उसको पहले ही रिजाइन देना पड़ेगा। किसको? मुख्य चुनाव आयुक्त को। किसको? मुख्य चुनाव आयुक्त को। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, ये 1993 से पहले, अक्टूबर 1993 से पहले मुख्य चुनाव आयोग की संख्या 1 थी और 1993 के बाद 1994 से कितना हो गया? सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, 3 हो गया। ठीक है, भारत में 2024 में 15 मई 2022 से नियुक्त है कौन? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और एक और है ज्ञानेश कुमार और एस एस सिंधु। इसको 2 अन्य रूप से मतलब 3 1993 के बाद से हुआ 3। ठीक है, तो वो 2 कौन है? ज्ञानेश कुमार और एस एस सिंधु मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए निर्वाचन आयोग की कार्य क्या होता है। निर्वाचन आयोग की कार्य क्या होता है? देश में चुनाव कौन कराते हैं? देश में चुनाव कौन कराते हैं? निर्वाचन आयोग कराते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका कार्य क्या क्या है। भारत में चुनाव अभी लोकसभा सीट कुल कितने लोकसभा सीट है? 543 लोकसभा सीटों पे चुनाव हो रहा है। 2024 में कितना? 543 लोकसभा सीटों पे चुनाव हो रहा है। जिसका कार्य क्या होता है? जो चुनाव कराते हैं उसका कार्य क्या होता है? चुनावी क्षेत्रों में परिभ्रमण या परिसीमन, मतलब उसको पता करना होता है कि कहाँ कहाँ चुनाव कराया जाएगा। ये सब उनका कार्य होता है। मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग का कार्य होता है। निर्वाचन आयोग का मतदाता सूची तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त देना। जो राजनीतिक दल होते हैं उस सबको क्या करता है? मान्यता प्राप्त देते हैं। जैसे अपने देश में मुख्य रूप से 2 ही मेन राजनीतिक दल है, पहला तो बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, 2 मुख्य रूप से राजनीतिक दल है। अभी ये सत्ता दल है बीजेपी और कांग्रेस क्या है? विपक्षी दल है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चुनाव चिन्ह प्रदान करना। जैसे बीजेपी का क्या है? कमल है, बीजेपी का कमल का फूल, और कांग्रेस का क्या है? हाथ छाप। तो देखिए इस सब चुनाव चिन्ह क्या करना? प्रदान करना। किसका काम होता है? निर्वाचन आयोग का काम होता है। आचार संहिता लागू करना। जब जहाँ चुनाव होती है क्षेत्र बाई क्षेत्र के हिसाब से आचार संहिता लागू करता है कौन? चुनाव आयोग। ठीक है, निर्वाचन या चुनाव आयोग। अब चुनाव करवाना भी किसका काम होता है? निर्वाचन आयोग का ही काम होता है। ठीक है दोस्तों, चुनाव करवाना किसका काम होता है? निर्वाचन आयोग का काम होता है। चुनाव करवाना किसका काम होता है? निर्वाचन आयोग। जब चुनाव खत्म हो जाती है उसके बाद जो ईवीएम होता है, जैसे अभी तो ईवीएम का समय है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2004 से
ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू है, ठीक है। 2004 में पहली बार इसका हुआ था, ठीक है। अब देखिए कि चुनाव मान लीजिए कि हो गया, चुनाव हो गया तो उसके बाद क्या कहाँ चला जाता है ईवीएम? डीएसपी, एसपी या जिला पदाधिकारी के पास चला जाता है, ठीक है। उनके हैंडओवर में चला जाता है, ठीक है। अब उनके हैंडओवर में चला जाता है तो उसके बाद काउंटिंग के लिए एक जगह का क्या करता है, वो चयन करता है कि एक जगह कहाँ पे इसका काउंटिंग हो, ठीक है। जो ईवीएम है उसका काउंटिंग कहाँ पे हो, तो एक बड़े स्कूल, कोई बड़े विद्यालय खोजते हैं जहाँ पे पूरे पुलिस तैनात रहती है और वहाँ पे क्या होता है, काउंटिंग होता है, ठीक है। अभी वोटिंग किससे होता है? ईवीएम के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। अब देखिए 2024 से पहले की स्थिति क्या थी और 2024 में क्या स्थिति है वोटिंग की। तो देखिए 2024 से पहले की स्थिति थी, 2024 से पहले का कब चुनाव हुआ था? 2019 में, ठीक है। कब चुनाव हुआ था? 2019 में। 2019 में देखिए कितने सीटों पे? 303 सीटों पे बीजेपी, 303 सीट किसका था? बीजेपी का था। और कांग्रेस का कितना था? 52 सीट। कांग्रेस का कितना? 52 सीट। 303 सीटों पे बीजेपी ने बहुमत हासिल की थी और कांग्रेस ने 52 सीटों पे बहुमत हासिल की थी लोकसभा चुनाव 2019 में, ठीक है। इससे पिछले साल के चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों हम, कि 2019 में टोटल कितने सीट है? 543 सीटें है, जिसमें 2019 में 303 सीट मिला था किसको? बीजेपी को, ठीक है। और 52 सीट किसको मिला था? कांग्रेस को, ठीक है। अब बहुमत मिला के ये गठबंधन करके बीजेपी गठबंधन करके कितना बना लिया था? 353 सीट बना लिया था। और कांग्रेस गठबंधन करके कितना सीट बना लिया था? 97 सीट बना लिया था, ठीक है। 97 सीट बना लिया था। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ठीक है। यही कांग्रेस वालों की हाल रही। ये कांग्रेस खुद अपना जो पार्टी है उसको खुद खत्म कर रहा है। ये जो राहुल भैया है ये सटिया गया है, ठीक है। देखिए कहाँ पे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बड़े बड़े महान दिग्गज प्रधानमंत्री हुए हमारे भारत में, इन्हीं के वंशज थे, इन्हीं के पूर्वज थे। और ये देखिए कहाँ पप्पू भैया क्या कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ ले आए। 97 भाई, गठबंधन के बाद भी 97। कुछ शर्म करो भाई, चलो उसमें ध्यान नहीं देना है। देखिए 97 क्या गठबंधन के बाद बना लिया था कौन? 2019 में कांग्रेस, ठीक है। और 303 बीजेपी। भाई बीजेपी मेहनत कर रहा है और काम भी कर रहा है देश में बहुत सारा काम, ठीक है। बीजेपी कह रहा है कि भाई 400 पार, अब की बार 400 पार, 2024 में 400 पार। और 400 पार इसलिए कह रहा है भाई, 400 पार तो नहीं होगा लेकिन 370 भी आ जाएगा तो क्या होगा कि वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। एक नियम है संविधान में कि यदि आपके पास 2/3 बहुमत है तो आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन ऐसे नहीं होता है, मान लीजिए कि कोई नियम या कानून आपको बनाना होगा तो आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं तो आप कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून को पारित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और लागू किसका करना या करवाने का काम होता है? न्यायपालिका का काम होता है, ठीक है। तो देखिए अब ये सरकार क्यों कर रहा है कि 400 पार? 400 पार इसलिए कह रहा है कि देखिए 2/3 अगर बहुमत इसको मिल जाए, टोटल सीट कितना है? 543। 543 का 2/3 तो कितना हो जाएगा? 362 हो जाएगा, ठीक है। 362 अगर सीट उसको मिल जाती है बीजेपी को तो संविधान में संशोधन कर सकता है या अपना नया नियम कानून पारित कर सकता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कितना था? 352 ही था, ठीक है। 352 कब था? 2019 में 352 ही था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे थे उतना ज़्यादा, ठीक है। अब अगर 400 पार या मतलब 370 भी सीट इसको आ गया बीजेपी को तो ये अपना संविधान में संशोधन या जो कानून पारित करना हो कानून पारित कर सकता है और लागू भी करवा सकता है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए भाई, हम लोगों के यहाँ कब चुनाव है? सीतामढ़ी में चुनाव है 20 मई को और शिवहर में चुनाव है 25 मई को। तो सीतामढ़ी एवं शिवहर वासियों, सीतामढ़ी एवं शिवहर के सभी जनता से मैं अपील करता हूँ कि भाई आप लोग वोट देने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि एक जो वोट होता है आपके बच्चे की और आपके पूरे समाज की भविष्य को तय करता है कि हमारे समाज में क्या विकास हुई है और क्या विकास नहीं हुई है। मतलब जब किसी नेता को आप वोट देने जाइएगा तो उनके सभी मुद्दे को देख लीजिएगा, ठीक है। और सभी उनके क्या क्या वादे हैं, क्या क्या करेंगे, पिछले वर्षों में क्या क्या किए हैं, वो हमारे लिए
सेहतमंद है, मतलब अच्छे है कि नहीं, हमारे बच्चे के लिए अच्छा है कि नहीं, हमारे भविष्य के लिए अच्छा है कि नहीं, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप वोट दीजिएगा। एक वोट आपके बच्चे एवं आपके भविष्य को तय करेगा आने वाले 5 सालों के लिए, ठीक है। तो आने वाले 5 सालों को अगर आप सुरक्षित और अपने बच्चे के भविष्य देखते हैं तो एक वोट जरूर दीजिएगा, ठीक है। सीतामढ़ी वासियों 20 मई को और शिवहर वाले 25 मई को, ठीक है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। अब चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।